हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 आम, क्षारक एवं लवण। अब देखो, जानते हैं क्या अम्ल होते हैं, क्या क्षार होते हैं और क्या लवण होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्या करते हैं हम? नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार की प्रकृति है वो एक दूसरे के विपरीत है। अब जो लिटमस पत्थर है वो भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्थर क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है जिसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का विलयन होता है। इसी प्रकार से हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। हल्दी भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। अब जब हल्दी को क्या करते हैं? साबुन से रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग कैसा होता है? लाल भूरा हो जाता है। लेकिन जब कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वो वापस से क्या हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। तो ये क्या है? सारे के सारे आपके प्राकृतिक सूचक हैं जो अलग अलग विलयन में अलग अलग प्रकृति दर्शाते हैं। यानी अम्ल के साथ अलग अभिक्रिया देंगे और क्षार के साथ अलग अभिक्रिया देंगे। हल्दी के अलावा और भी कुछ प्राकृतिक सूचक दे रखे हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थिलीन है। एक हो गया आपका हल्दी। अब देखो, क्या आप जानते हो क्या लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक है? लिटमस विलेन क्या है? बैंगनी रंग का रंजक है जो थैलेफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। थैलेफाइटा पौधों का एक ग्रुप है और उसमें लीचेन पौधे से निकाला जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। इसे किस तरह उपयोग करते हैं? सूचक की तरह। लिटमस विलेन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय है, तब ये बैंगनी रंग का होता है। जब एसिड और बेस दोनों में से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता तो कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगून पखुड़िया विलयन में किसी अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी सूचक कहते हैं, जो क्या करते हैं? अपने को अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अब देखो, ये हो गया अनिल। अनिल का ए बोले तो आम्ल और नी बोले तो नीला। और लिटमस पत्थर कैसा कर देंगे? लाल। नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देंगे? लाल। स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। और क्षार है वो इसका अपोजिट है, स्वाद में कड़वा है। और नीले लिटमस पत्थर को क्या करते हैं? लाल करते हैं। अब सूचक है। सूचक क्या दर्शाते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है, जो ये बताएं वो क्या कहलाते हैं? आपके सूचक। अब सूचक के उदाहरण दे रखे हैं। मेथिल ऑरेंज है, फिनोप्थिलीन है, हल्दी है और कुछ प्राकृतिक पदार्थ भी हैं। लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम कई फूलों की रंगीन पखुड़ियाँ हैं। वो क्या करती हैं? आपके सूचक का काम करती हैं।
आपको 3 परखनलियाँ दी गई हैं, इसमें से एक में आश्वित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लिटमस पत्थर दिया जाता है तो आप प्रत्येक परखनली में रखे पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे, लिटमस पत्थर को डुबो के देख लेंगे कि किस में उसका रंग कैसा हो रहा है, तो उस आधार पर अपन क्या करेंगे, उस पदार्थ की पहचान करेंगे। अब देखो, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझाना कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो कुछ अम्ल दे रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और कुछ क्षारक दे रखे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो सबके सब क्या हैं, क्षार हैं। और ये अम्ल आपके HCl अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है। ये 4 आपको दे रखे हैं अम्ल। अब देखो, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। गंध कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। इन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अम्ल में डालें तो अलग गंध देते हैं और क्षार में डालें तो अलग देते हैं, जबकि वास्तव में ये होता है कि ये अम्ल में तो इनकी जो सेम गंध बनी रहती है, जो गंधीय सूचक है उनकी सेम गंध बनी रहती है, और क्षार में डालते हैं तो ये अपनी गंध को खो देते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। इसके कुछ एग्जाम्पल है गंधीय सूचक के क्या, एक तो होता है आपका प्याज, लौंग का तेल, और एक होता है वनीला एसेंस। क्या होता है, वनीला प्याज, लौंग का तेल और वनीला एसेंस है, वो क्या है, आपके गंधीय सूचक हैं, जो क्या करते हैं कि जो इनका काम क्या है, अम्ल में तो इनकी गंध क्या रहती है, सेम रहती है। अम्ल में तो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और क्षार है उसके अंदर अपनी गंध खो देते हैं, लूज कर देते हैं। तो ये हो गए आपके गंधीय सूचक। अब देखो क्या एक्सपेरिमेंट, बारीक कटी हुई प्याज और सबज कपड़े के टुकड़े को प्लास्टिक के थैले में रखिए, थैले को कसकर बांध दीजिए, पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब टुकड़े का उपयोग कीजिए, अम्ल क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। यानी कि कटी हुई प्याज और एक सूती कपड़े को बांध के आपको फ्रिज में रखना है, और फिर सुबह उसको अम्ल और क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आप उस कपड़े का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर सबज सतह पर रखकर इसमें तनु एक टुकड़े पर HCl की विलयन की कुछ बूंदें डालनी है और दूसरे सिरे पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर पुनः उसकी गंध की जांच कीजिए, और फिर उसको वापस से वाटर से धोना है, और फिर उसकी जांच करनी है कि कौन सा पदार्थ तो क्या है, अम्ल है, और कौन सा क्या है, क्षारक है। अब थोड़ा तनु वनीला एवं लौंग का तेल लीजिए, इनकी गंधों की भी जांच कीजिए। क्या करना है, लौंग का तेल और वनीला लेना है। एक परखनली में तनु HCl विलयन और दूसरी में तनु NaOH विलयन लीजिए। तनु HCl लेना है और तनु NaOH, दोनों में वनीला एसेंस की कुछ बूंदे डालकर उसे हिलाइए। वनीला एसेंस डालकर क्या करना है, आपको हिलाना है। तो एक तो हो गया प्याज गंधीय सूचक, एक हो गया वनीला एसेंस, और गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव हो तो दर्ज कीजिए। अब जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो उसमें बदलाव नहीं होगा, और जब क्षार के साथ क्रिया करेगा तो उसमें क्या होगा, बदलाव होगा, क्योंकि वो अपनी गंध खो देगा। तो और इसी प्रकार क्या कलवा ऑयल है, वो भी क्या है, आपका गंधीय सूचक है, जो क्या दर्शाते हैं, अम्ल क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं।
अब देखो अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया देखनी है धातु के साथ। एक परखनली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। H2SO4 होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और दानेदार जिंक के टुकड़े यानी Zn डाला। अब देखो दोस्तों, इसने दानेदार क्यों लिया? दानेदार इसलिए लिया क्योंकि जो दानेदार है उससे क्या बढ़ जाएगा? जिंक का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगी? सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या लिया उसने? दानेदार जिंक लिया। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित करना। अब जो गैस उत्सर्जित होगी इनकी क्रिया से तो क्या बनेगा? यहाँ जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित होगी। अब जो ये हाइड्रोजन गैस है ये क्या करेगी? साबुन के विलयन में बुलबुले बनाएगी। क्या बनाएगी? साबुन के विलयन में बुलबुले बनाएगी। और जब जलती मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड क्या बनाएगी? पॉप साउंड, पॉप ऐसी आवाज़ निकालेगी। तो पॉप साउंड के साथ क्या कर देगी? मोमबत्ती को बुझा देगी। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो खुद तो जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी आपकी को। तो देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, परखनली है। इसमें क्या डाला है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के टुकड़े डाले हैं। क्या? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के टुकड़े डाले हैं। जैसे ही दोनों की रिएक्शन हुई तो इससे जो गैस निकल रही है उसका पता लगाने के लिए किस में डाल रखा? आपके साबुन के विलयन के अंदर। तो साबुन के विलयन में क्या हो रहा है? बुलबुले बन रहे हैं। और इन बुलबुलों के पास जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती लेके जा रहे हैं तो फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का तो दहन हो रहा है और जो मोमबत्ती है वो क्या हो जाती है? बुझ जाती है। जो फट की आवाज़ के साथ जलेगी इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन गैस आपकी। चलो अब देखो, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन होता है। एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। अब सल्फ्यूरिक अम्ल था और उसने जिंक क्या थी? धातु थी, उसके साथ क्रिया करी, क्या बना? लवण और हाइड्रोजन गैस बनी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है। एक परखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लेना है। जिंक कैसा लेना है? दानेदार। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म करना है। क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाना और उसे गर्म करना है। तो अब देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आते हैं। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या लेना है? जिंक है। जिंक कैसा है? दानेदार। दानेदार इसलिए क्या करेगा? दानेदार उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देगा और क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। आपको बता दिया सोडियम जिंकेट क्या हुआ है? लवण और हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? नाटू जनाटू, ऐसे याद कर लेंगे इसको, नाटू जनाटू। ना टू जन आ टू, सॉरी यहाँ लिख दूँ इसको, ना टू जन आ टू।
ओ लिख दो, सॉरी, R2 ना टू जन R2, तो क्या हो जाएगा Na2Zn और O2, नाटू Na को नाटू और जन R2, नाटू जन R2, ये क्या हो गया आपका सोडियम जिंकेट हो गया। अब देखो धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, तो देखो दो परखनलियाँ लीजिए, यानी कि दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी। परखनली ए में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डालना है और परखनली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालना है, NaSCO3 डालना है। यानी कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों परखनलियों में लगभग 2 ml HCl अम्ल मिलाइए। दोनों में अलग अलग क्या डालना है, 2 ml HCl डालना है। प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चुनने के पानी, अब दोनों में क्या होगी, गैस बनेगी और चुनने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से प्रभावित कीजिए। जो गैस बनी है उसको क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रभावित करेंगे। तो चुनने का पानी कैसा हो जाएगा आपका, दूधिया हो जाएगा, कि इसमें क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब देखो ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये क्या है आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, और उसमें क्या अलग अलग प्रखनली में लेना टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या डालना है आपको HCl डालना है, और जो गैस बनेगी उसको क्या करना है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी से प्रवाहित करना है। और चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे तो निरीक्षण देंगे क्या, चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट अवक्षेप बनेगा, जिसके कारण अब देखो क्या क्या हुआ। परखनली ए में क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट और HCl, और दूसरी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl, दोनों में सेम सेम है। कार्बोनेट Na2CO3 और हाइड्रोजन तो H और लगा दो, यहाँ से 2 की जगह Na आ जाएगा आपका, Na2 की जगह क्या आ जाएगा Na, और ये क्या लगाया आपका हाइड्रोजन लगाया, फॉर्मूला याद रह जाएगा। देखो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, यानी कार्बोनेट, और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2 की जगह एक Na हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा H। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो इसने रिएक्शन करी, क्या बनाया आपके NaCl, यानी कि ये तो बन गया लवण, ये बन गया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बनाता है लवण, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो यदि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने से प्रवाहित करें, यानी कि चूने के पानी से प्रवाहित करना है, जो गैस बन रही है उसको, H2 तो वाटर है, ये लवण हो गया, गैस को करना है। अब जैसे चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे तो चूने के पानी क्या बनाएगा, व्हाइट ऑक्साइड बनाएगा, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस क्या बनाएगा, CaSCO3 की होल ट्वाइस, यानी कि जल में अविलेशील अवक्षेप बनाएगा। अब चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के क्या है, विविध रूप है। अब देखो अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक यानी कि एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं। तो आप सब जानते हो एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं साथ में, साल्ट और वाटर, क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर, यानी कि लवण और जल बनाते हैं।
हाँ चलो, अब देखो एक्टिविटी दे रखी है आपको। क्या एक्टिविटी दे रखी है? एक परख नील में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए। एक परख नील में क्या लेना है? 2 ml NaOH का क्या लेना है? घोल लेना है। और 2 बूंदे फिनोप्थिलीन विलीन डालनी है। क्या करना है? 2 बूंदे डालनी है। किसकी? फिनोप्थिलीन विलीन की डालनी। अब देखा आपने, फिनोप्थिलीन क्या है? एक सूचक है जो बेस में तो क्या देगा? पिंक कलर, और एसिड में कैसा हो जाएगा? कलर नेश। विलीन का रंग क्या है? इस विलेन में एक एक बूंद तनु एसिल विलेन मिलाइए। क्या अभिक्रिया के मिश्रण में रंग में कोई परिवर्तन आया? अब देखो फिनोप्थिलीन अम्ल मिलाने के बाद फिनोप्थिलीन का रंग क्यों बदल गया? जैसे ही उसको बेस में मिलाया है तो वो कैसा हो गया? फिनोप्थिलीन पिंक कलर का। और जैसे ही उसमें एसिड में डाला तो वो क्या हो गया? कलरलेस। अब पुनः उपरोक्त मिश्रण में NaOH के कुछ परमाणु, जैसे ही NaOH डालेंगे तो वो वापस से कैसा हो जाएगा? आपका पुनः से पिंक कलर का हो जाएगा। तो इसलिए हो रहा है कि क्योंकि फिनोप्थिलीन क्या करता है? सूचक का काम करता है। अब देखो बेस है, NaOH क्या है? बेस है, और HCl है। HCl क्या है? एसिड है, यानी कि अम्ल और क्षारक है। अम्ल और क्षारक है। इन दोनों की रिएक्शन क्या करवा दी? क्या बन गया? लवण बन गया और वाटर बन गया। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया देखो क्या लिखा है? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। क्षारक ने किसके साथ क्रिया करी? अम्ल के साथ क्रिया करी। क्या बनाया? लवण और जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अब देखो अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं? अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं देखो, बिकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लेनी है और इसे हिलाते हुए धीरे धीरे इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देना है। कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO लेना है। क्या लेना? CuO। और क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा आपका? CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसको बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लगा दो, सॉरी वाटर बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं, CuCl2 प्लस वाटर बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। ठीक है, तभी तो बैलेंस होगी ये। आप सोचोगे नीचे से चिटिंग कर ली, चिटिंग नहीं करेगी, बैलेंस नहीं हुई थी ये। अब देखो कॉपर एक है, क्लोरीन 2 है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन भी, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब आप बता सकते हो कि अम्ल वो धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। अब देखो क्या कह रहा है? आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो गया। विलयन कैसा हो जाएगा? नील हरित। एक कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाती है? घुल जाती है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड बनने के कारण होता है। किसके कारण हुआ? कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? धातु ऑक्साइड है और उसने अम्ल और के साथ क्रिया की, धातु ऑक्साइड ने अम्ल के साथ क्रिया की तो क्या बनाया? लवण और जल। और धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो आगे, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की विक्रिया, यानी कि कोई क्षार ले लेंगे, NaOH है, COH है, MgOH के वोल्ट वाइज है या कुछ भी, और अधात्विक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे उसके साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या देगा? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई? अधात्विक क्षार ऑक्साइड हो गई आपका। कार्बन डाइऑक्साइड है तो अधात्विक ऑक्साइड है।
गैस है कार्बन, तो क्या है ये अधातु है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया देखी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया बनाएगा लवण और जल। धात्विक ऑक्साइड है, वो भी अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। और अधात्विक ऑक्साइड है, वो भी क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। अब जो चूंकि ये क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड है ना, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं आपके, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब ये बात आपको याद रखनी है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय, धात्विक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो नीचे क्वेश्चन है इसके, देखो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल और तांबे के बर्तन हैं, उनमें खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। अब देखो पीतल और तांबा क्या हो गया, धातु, और वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाए रखता है, धात्विक ऑक्साइड। और जैसे ही उसके साथ अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आपके लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। तो इसीलिए क्या नहीं करना चाहिए, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है धातु के साथ, क्या है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करानी है। अब जैसे कॉपर ले लो और अम्ल क्या हो जाएगा आपके, धातु अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल हो गया आपका HCl। करा दो रिएक्शन, क्या बनेगा, CuCl। यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो, सॉरी यहाँ नहीं, तो क्या बन गया, CuCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर तो क्या हुआ कि धातु के साथ है ना अम्ल ने क्रिया करी तो क्या बनाया, लवण और हाइड्रोजन गैस बना दी। अब देखो कोई धातु ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। कोई धातु है कि मान लिया कोई एक्स प्लस क्रिया किसके साथ करी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कि HCl के साथ क्रिया करी तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और इसे उत्पन्न जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, यानी क्या है, Ca, कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये अभिक्रिया देखनी है, क्या है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है CaCl2। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, कौन सी गैस है वो जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, तो कौन सी होती है, CO2। तो इसके संतुलित रासायनिक समीकरण देखो भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगी, देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसने रिएक्शन करी आपके साथ HCl के साथ। HCl कैसे है, डाइल्यूटेड तनु, और ये कैसे आपका सॉलिड है, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ लिख देते हैं ऊपर, यहाँ लिख दें, क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस CO2 गैस। क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2 गैस। अब ये सारे के सारे क्या हैं, बनते हैं, और ये क्या होगी आपकी बैलेंस रिएक्शन होगी। अब देखो सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं, कि सभी अम्ल और क्षारकों दोनों में देखना कि क्या समानताएं।
अब आपने देखा कि सभी अम्लों के रासायनिक गुणधर्म क्या थे, समान होते हैं। जैसे क्या है कि सभी अम्ल हैं वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, सभी के सभी लवण और जल बनाते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आपने देखा ना कि सभी अम्ल क्या करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चला कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। तो सभी अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब देखो एक्टिविटी 2.8, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलीन लीजिए। इसमें एक कॉर्क पर 2 किले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। अब किलो को 6 वोल्ट के एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़िए। बल्ब में इसमें क्या लगाना है, किलो को क्या जो करना है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है और इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। अब क्या होगा, जब आप ग्लूकोज और अल्कोहल लेंगे तब बैटरी के अंदर क्या नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। क्या किया है कि इसके अंदर 2 किले लिए और उन किलों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया और इसके अंदर विभिन्न अम्लों का विलयन डाला गया है और इसको बाहर लगा दिया आपके बल्ब। जब ग्लूकोज और अल्कोहल लेते हैं तो ये बल्ब नहीं जलता है और जब बाकी कोई भी अम्ल लेते हैं तो ये बल्ब क्या करता है, जलने लगता है। क्यों? क्योंकि विद्युत के प्रवाह के लिए क्या होती है, आयनों की आवश्यकता होती है और जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। देखो अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है और ग्लूकोज या अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। इससे ये पता चलता है कि विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित आयनों के द्वारा होता है। अम्ल में जो आयन बनते हैं, जैसे HCl है तो H+ और Cl-, 2 आयन बन गए, तो इनके कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। HNO3 में NO3-, CH3, COOH में CH3, COO-, H2SO4 में SO4-2। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इनमें सब में धनायन क्या है, H+ है और ऋणायन अलग अलग बन रहे। अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न करता है, तो उनका गुणधर्म क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्ल में क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, अम्लीय गुणधर्म होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इसमें क्या परिणाम निकलेंगे? क्या आप क्षार का उपयोग करके भी क्या कर सकते हो, विद्युत धारा का प्रवाह करवा सकते हो? तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। अब देखो जलीय विलयन में अम्लीय क्षारक क्या होता है, देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। देखो एक स्वच्छ प्रणाली में 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए। प्रणाली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। NaCl + H2SO4 हो गया। NaCl सांद्र का मतलब होता है कि इसमें पानी की मात्रा कम है। H2SO4 हो गया। क्या बन गया, सोडियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस बन जाएगी। क्या बनेगा, यहाँ लिख देते हैं रिएक्शन। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 + HCl, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। क्या बना, सोडियम सल्फेट और HCl गैस। अब बैलेंस कर दो, इसमें Na2 हो गए, 2 हैं और यहाँ 2 लगा दो, तो ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। यहाँ 2 लगा दो, तो रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। अब क्या बना, HCl बना। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली लगा देंगे। क्या कर देंगे, कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली लगा देंगे और ये क्या करेगी, जो आर्द्रता होगी उसका क्या कर लेगी,
अवशोषण कर लेगी। क्या करेगी? कैल्शियम क्लोराइड वाली नली आर्द्रता का क्या कर लेगी? अवशोषण कर लेगी। अब जो HCl गैस बनेगी, उस शुष्क HCl गैस को जब लिटमस पत्थर से पर डालेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, और जब HCl विलयन में डालेंगे HCl विलयन को जब लिटमस पत्थर पर प्रयोग करके देखेंगे तो क्या होगा कि उसका जो लिटमस पेपर का रंग है वो कैसा हो जाएगा? नीले से लाल। इसका मतलब क्या है कि HCl क्या है? एक एसिड है। अब देखो, इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। HCl में क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणु में से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। अब जो HCl है, जल नहीं होगा ना, तो H+ के रूप में अलग नहीं होगा, और H जल के साथ जैसे ही ये HCl मिलता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। जल के अणुओं के साथ तो मिलकर रह सकते हैं। हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए, या तो H+ या H3O+। अब देखो, हमने देखा कि अम्ल जल में H3O+ या H+ आयन प्रदान करता है। अब देखो NaOH है, वो वाटर, जैसे ही वाटर आएगा तो किस में देगा? Na+ और OH-। ऐसे ही क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के साथ क्या करेगा? K+ और OH-। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के साथ क्या करेगा? Mg+2 और OH-2। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, यानी कि एल्कलीज कहते हैं। जो जल के अंदर घुलनशील होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श, क्षारक का स्पर्श कैसा होता है? साबुन की तरह स्वाद कड़वा। प्रकृति क्षारक, कभी भी इन्हें छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। क्या नहीं कर सकते? इनको छू नहीं सकते और चख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। अब देखो, सभी आम्ल और क्षारक H+ और क्षारक OH- उत्पन्न करते हैं। अब हम उदासीनी अभिक्रिया को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल और क्षारक क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। HX हो गया और MOH क्या बनाएगा? MX और HOH, यानी कि क्या बनाएगा? अम्ल और क्षारक मिलके क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। अम्ल और क्षारक मिलके क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। अब देखो, सांद्र अम्ल या क्षारक दोनों बर्तनों में लगे चेतावनी के चिन्ह। बर्तनों में चेतावनी के चिन्ह इस प्रकार लगे होते हैं। सांद्र का मतलब होता है उसमें पानी की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। एक बीकर में 10 ml जल लीजिए। बीकर में क्या लेना है? जल लेना है। इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की धीरे डालकर धीरे धीरे घुमाना है। बीकर को आधार को स्पर्श करना है। क्या तापमान में कोई परिवर्तन होता है? यह बीकरिया ऊष्माक्षेपीय या ऊष्माशोषी। अब देखो, हमेशा क्या करते हैं? अम्ल है उसको जल के अंदर डालते हैं। क्या करते हैं? अम्ल को जल में डालते हैं। अम्ल है उसको क्या करेंगे? पानी के अंदर डालेंगे। अम्ल प्लस जल करेंगे, और इसको क्या करेंगे? धीरे धीरे स्टीयर करेंगे, यानी कि हिलाएंगे। क्या करेंगे? हिलाएंगे। और ये क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। ये क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। कैसी रिएक्शन है? अम्ल प्लस जल ऊष्माक्षेपी। कैसी रिएक्शन है? ऊष्माक्षेपी। यदि अपन क्या करें? जल के अंदर अम्ल को डाल दें। क्या करें? जल के अंदर अम्ल को डाल दें।
जल के अंदर क्या करें, आम्ल को डाल दें, जल प्लस आम्ल कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत अधिक उष्मा क्षेपी है, तो है ही रिएक्शन जल और अम्ल का मिलना। और इससे क्या होगा, हो जाएगा, जो व्यक्ति मिला रहा है वो भी जल भी सकता है, बहुत अधिक मात्रा में उष्मा छोड़ता है अम्ल और जल मिलते हैं तो इसीलिए क्या करते हैं, जल के अंदर अम्ल को मिलाते हैं, बूंद बूंद करके क्या करेंगे, बूंद बूंद करके मिलाएंगे और धीरे धीरे उसको छोड़ते रहेंगे और हिलाते रहेंगे साथ में, क्योंकि ये क्या होता है, अत्यंत उष्माक्षेपी होता है। जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया क्या है, जल में अम्ल या क्षारक घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को हिलाते हुए मिलाना चाहिए, पानी को हिलाते जाएंगे। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फित होकर बाहर आ सकता है। क्या कि अगर जल के अंदर अम्ल डाल देंगे तो मिश्रण क्या आ जाएगा, बाहर आ सकता है। कांच का पात्र भी टूट सकता है, जो कांच का पात्र है वो भी क्या कर सकता है, टूट सकता है। अम्ल के कैन, डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी की चिन्ह पर ध्यान दीजिए। अब आपको इनके डिब्बे उन पर चेतावनी चिन्ह लगे होते हैं, उनको ध्यान से देखना है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O/OH- प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, यानी कि उनमें जो आयनों की कंसंट्रेशन है, यानी कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की जो संख्या वो घट जाती है पानी मिलाने पर, और इसे ही क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपके, HCl है, HNO3 है आदि जलीय विलयन में अम्ल या अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि ग्लूकोज, अल्कोहल जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। क्यों, ग्लूकोज और अल्कोहल के अंदर क्या नहीं होते, H+ आयन नहीं होते, इसलिए ये प्रदर्शित नहीं करते। नेक्स्ट है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो अम्ल के जलीय विलयन में क्या होते हैं, आयन होते हैं, तो वो क्या करेगा, H विद्युत का चालन करेगा। शुष्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती। अब जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है उसमें क्या नहीं होते, जो HCl गैस है वो कैसे प्रकृति की, आपकी अम्लीय प्रकृति की है, लेकिन अम्ल तभी काम करता है जब वो पानी के साथ मिक्स होता है, तभी उसमें क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। इसीलिए क्या नहीं करती, वो लिटमस पत्थर के रंग को नहीं बदलती। नेक्स्ट है, अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो अभी आपने पढ़ा कि जो अम्ल है उसको धीरे धीरे क्या करना चाहिए, जल में मिलाना चाहिए, और उसको क्या करते रहना चाहिए, धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए, ताकि अधिक मात्रा में एक साथ उष्मा न बने और जो भी ये प्रयोग कर रहा है उसको हानि न हो। अब देखो, जब क्वेश्चन नंबर 5, जल में अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, प्रति इकाई आयतन में जो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, तो इस प्रकार प्रभावित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो इसे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसमें क्या मिला रहे हैं, क्षारक मिला रहे हैं, तो क्षार तो है ही और क्षार मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। अब देखो, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, आपको देखना है कि अम्ल और क्षारक के विलयन है वो प्रबल होते हैं, कितने प्रबल होते हैं। अब देखो, प्रबलता है वो इसकी नापते हैं किससे, pH से। किससे नापते हैं, अम्ल और क्षारक की प्रबलता pH से। अम्ल और क्षारक के सूचकों का उपयोग अम्ल क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जाता है। किसी विलयन में उपस्थित क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई।
कोई भी विलीन है उसमें हाइड्रोजन आयन मतलब कितनी अधिक मात्रा में, प्रति इकाई आयतन में कितना हाइड्रोजन है, उसको जांच करने के लिए क्या किया गया, एक स्केल विकसित की गई जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी का अर्थ होता है पोटेंज। पोटेंज जब वो एक क्या है, एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है कि शक्ति। क्या होता है, शक्ति। पोटेंज का अर्थ क्या होता है, शक्ति। पीएच स्केल में सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षार की पीएच ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 0 क्या है, अम्लीयता की ओर। साधारण भाषा में पीएच को ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जिसे विलीन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं, अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक संख्या होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ेगी, यानी कि H+ है वो बढ़ेगा। H+ क्या करेगा आपका, बढ़ेगा। और पीएच है वो कम होगी, और अम्लीयता है वो भी क्या करेगी, बढ़ेगी। पीएच कम और पीएच कम तो अम्लीयता बढ़ेगी। क्या होगी, अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ी, अम्लीयता बढ़ी, और पीएच कम। यानी कि सांद्रता बढ़ी, अम्लीयता बढ़ी, और पीएच घटी। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटी, अम्लीयता घटी, और पीएच है वो बढ़ी। तो ये इनका संबंध है। H+ है वो बढ़ता है, और अम्लीयता है बढ़ती है, और पीएच है वो आपका वो क्या करता है, घटता है। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होगा। उदासीन विलयन की पीएच कितनी होगी, 7 होगी। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, पीएच स्केल में किसी विलयन की पीएच का मान क्या है, 7 से कम, तो यह अम्लीय विलयन होगा। 7 से कम अम्लीय। यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। पीएच ON अणु क्या हो रही है, सांद्रता में वृद्धि। अब देखो, यह है एक आपकी पीएच की छोटी सी टेबल दे रखी है। अब इधर क्या जा रहे हैं, H+ आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, इधर आ रहे हैं तो वृद्धि हो रही है। और इसी साइड में क्या हो रही है, H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, और पीएच है वो कम हो रही है। इधर जा रहे हैं, क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ रही है, और H+ आयन की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। तो क्या, H+ आयन की सांद्रता बढ़ी, अम्लीयता बढ़ी, और पीएच घटी। H+ आयन की सांद्रता घटी तो क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ी, और पीएच का मान बढ़ा। अब देखो, ये कुछ स्केल दे रखे हैं, स्केल के ऊपर कुछ पैमाने मान दे रखे हैं। अब देखो, जठर रस की पीएच कितनी है, 1.2, यानी कि जठर का अर्थ होता है पेट। अब पेट में कितनी रोटी खाते हैं, 1 से 2, यानी कि 1.2। रोटी कितनी खाते हैं, 1 से 2, यानी कि 1.2। अब नींबू का रस, एक नींबू को कितने भाग कर देते हैं, 2, यानी कि 2.2 कर देते हैं, बराबर बराबर। तो नींबू की रस की पीएच 2.2। पेट में रोटी कितनी, जठर बोले तो पेट, रोटी कितनी, 1 से 2, तो 1.2। नींबू के कितने भाग करते हैं, शिकंजी बनाते हैं, तो 2, तो 2.2। अब शुद्ध जल क्या रखना चाहिए, 7 रखना चाहिए, तो 7 का 7। और शुद्ध जल क्या है, रक्त में मिला, तो शुद्ध जल क्या है, रक्त में मिला, तो मिला किसके साथ, 4 के साथ। तो शुद्ध जल रक्त में मिला, तो रक्त किसके साथ मिला, 4 के साथ। तो शुद्ध जल की 7 थी तो 7 तो है, और 4 के साथ मिला। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
मिल्क मिल्क कितने रुपए में आता है आपके? 10 रुपये में। मिल्क कितने रुपए का आया? 10 रुपये का आया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन और नमक कितना आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? 14 हो गया। मिल्क का आया 10 का और शुद्ध जल की क्या रखना चाहिए? 7। और शुद्ध जल के साथ क्या मिला? रक्त किसके साथ मिला? 4 के साथ, तो 7.4। नींबू के रस के 2 भाग करते हैं जूस बनाने के लिए, तो 2.2। और जठर रस, रोटी कितनी खाते हैं? 1 से 2, तो 1.2। तो इस प्रकार से इस पीएच को याद रख लेंगे कि 1-2 क्वेश्चन इसमें हो सकता है आ जाए आपके, या तो पूछेंगे शुद्ध जल की या रक्त की, 1-2 मोस्ट है। तो शुद्ध जल को क्या रखो? 7। और शुद्ध जल में क्या मिला है? रक्त में क्या मिला है? शुद्ध जल। कितने पॉइंट के साथ? 0.4। अब देखो, अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलीन जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- की आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अब जो अम्ल और क्षारक है उनकी शक्ति किस पर निर्भर करती है? H+ और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलेन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल और कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले क्या कहलाएंगे? दुर्बल। जिनमें प्रति इकाई आयतन में H+ ज़्यादा बन रहे हैं वो क्या हो गए आपके? प्रबल। और जिनमें कम बन रहे हैं वो क्या हो गए? दुर्बल। अब देखो, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताया। अब देखो, हमारे शरीर का पीएच दे रखा कितना होता है? 7 से 7.8 तक। तो शुद्ध जल के क्या हैं? 7 हैं। और कितने 7 हैं? 0.8 तक, यानी कि हमारे शरीर का पीएच हो गया 7 से 7.8। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। वर्षा के जल का पीएच कब क्या हो जाता है? 5.6 से कम, तो वो क्या हो जाएगी? एसिडिक। अम्लीय वर्षा जब नदियों में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदियों में जीवधारियों की उत्तरजीविता क्या हो जाती है? कठिन। आपने देखा कि शुद्ध जल की पीएच कितनी थी? 7 थी। तो 7 से कम जा रहा है मान, 5.6 जा रहा है, यानी कि अम्लीय वर्षा होती है उस समय पीएच होता है 5.6। तो क्या हो गया? अम्लीयता बढ़ गई। अब देखो, दूसरे ग्रहों से अम्ल पदार्थ। अब इसमें फैक्ट दे रखा है, क्या आप जानते हो शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफेद एवं पीले बादलों से बना है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफेद और पीले बादलों से बना है। तो वहाँ क्या है? एसिडिक प्रकृति है। तो क्या आपको लगता है कि जीवन वहाँ संभव है? अब देखो, बगीचे की मिट्टी का पीएच, अब बगीचे की जो मिट्टी है उसमें अम्लीयता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी आपकी? अम्लीयता। तो क्या मिलाएंगे उसमें? क्षार मिलाएंगे। तो क्षार क्या मिलाएंगे? जिप्स। और कई बार क्या होता है वहाँ क्षारीयता बढ़ जाती है। तो जब अम्लीयता बढ़ती है तो क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्षारीयता बढ़ती है तो क्या करते हैं? खाद का प्रयोग करते हैं। खाद का प्रयोग करते हैं। खाद का प्रयोग और जिप्सम का प्रयोग करते हैं क्षारीयता के लिए, और अम्लीयता के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इनकी प्रकृति के अनुसार है कि भाई अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना लेंगे? लवण और जल बना लेंगे। अब देखो, हमारे पाचन तंत्र की पीएच। अब जठर रस की पीएच कितनी बताई? पेट में रोटी कितनी रखते हैं? 1 से 2, तो 1.2। कितनी रखते हैं? 1 से 2 रखते हैं बस, तो 1.2। अत्यंत रोचक की बात है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। इस पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये उदर को हानि पहुंचाए बिना ही भोजन में सहायता करता है, यानी पेट को हानि नहीं पहुंचाता, भोजन में क्या करता है? सहायता करता है। अपच की स्थिति होने में
जैसे पेट में खाना नहीं पचा तो उदर में अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इससे मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब दूध कितने का आता है? 10 का आता है। कितने का आता है? दूध 10, जैसे दूध और 10 है, 10 का आता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी हो गई? 10 हो गई। अब पीएच बढ़ी तो क्या करेंगे? ऐसे पदार्थ लेंगे जो क्या हो, अम्लता को शांत कर दे, जैसे क्षार। तो दूध का उपयोग करेंगे ठंडा करके, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब पीएच के कारण दंत क्षय। अब मुंह की पीएच बढ़ जाती है तो क्या होता है? दांतों को डिके यानी नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। अब जो दांतों का बारी है 5.5 से कम होना, क्या हो जाएगा? दांतों की मुंह की पीएच 5.5 से कम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट की दांतों की जो बाहर की परत है वो किससे बनी है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, जो कि शरीर का क्या है? सबसे कठोर भाग है। जल में नहीं घुलता है, ये क्या नहीं करता? जल में नहीं। लेकिन पीएच का मान 5.5 से कम होने पर ये क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है, मतलब नष्ट होना प्रारंभ कर देता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। जैसे ही मुंह में खाना खाया और उसके बाद ढंग से सफाई नहीं की तो क्या हो जाता है? जो खाद्य पदार्थ है उनका विघटन शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या है, जो दंत मंजन है उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय। दंत मंजन और अम्ल की अधिक मात्रा को उद्देश्य बनाया जा सकता है और दांतों के क्षय को रोका जा सकता है। तो क्या, एक तो क्या है सबसे बाहर का लेवन? कैल्शियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट इसका बना है। और शरीर का सबसे कठोर भाग है और क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके क्या करते हैं? अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो ये अब पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्म रक्षा। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से क्या होती है? आत्म रक्षा। अब देखो, अब मधुमक्खी का डंक है वो क्या है? जैसे लगता है तो दर्द होता है, तो क्या होता है? इसमें अम्ल होता है और उसके किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग सोडा। तो इससे क्या हो जाएगा? आराम मिल जाएगा। अब जो नेटल है, नेटल के बोल है उसमें क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल है तो एक सा की पादप है जिसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं, ऐसे पहने पहने से कांटे होते हैं, ऐसे कांटे से लगे होते हैं। और जैसे ये चुभ जाता है तो इसमें बहुत जैसा तेज दर्द होता है और फिर इसके पास ही ये इस प्रकार का पौधा उगा होता है और इसकी पत्तियों को जो जूस लगा लेंगे वहाँ तो आराम हो जाएगा। तो इसकी प्रकृति, नेटल पादप की प्रकृति अम्लीय है तो इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय प्रकृति। ये पादप किस प्रकृति का? आपका क्षारीय प्रकृति का। तो ये क्या कर देगा? इसको उदासीन कर देगा। क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। अब देखो कुछ प्राकृतिक अम्ल देखें, कुछ प्राकृतिक अम्ल है उनको याद करें। सिरका, सिरका क्या हो गया? सिटक गया। कहाँ से सिटका? एसिटिक। सिरका में कौन सा अम्ल? सिटक। सिटक मतलब एसिटिक। सिरका सिटक। कौन सा सिटक? एसिटिक। अब संतरा, संतरा और नींबू में, संतरा और नींबू को क्या कर लो? सिट्रिक। संतरा और नींबू सेम, संतरा नींबू एक जैसी प्रकृति के खट्टे होते हैं। संतरा और नींबू सेम, सेम से सिट्रिक, सेम से सिट्रिक। संतरा नींबू सेम, सेम सिट्रिक। अब देखो इमली, इमली, इमली क्या है? टार्ट्रिक। इमली में क्या है? इमली खा के क्या करते हैं? टर, खट्टी लगती है ना, वो क्या करते हैं? टर करते हैं। तो टार्ट्रिक, क्या करते हैं? टार्ट्रिक। इमली खट्टी लगती है तो टर करते हैं, खट्टी, टार्ट्रिक। अब देखो टमाटर, टमाटर को कौन खा गया? ऑक्स खा गया। टमाटर को किसने खाया? ऑक्स ने, तो ऑक्जेलिक। और नेटल का डंक और चिट्टी का डंक, दोनों के डंक में क्या है? मेथेनोइक अम्ल। चिट्टी का डंक और नेटल का डंक, दोनों डंक मेथेनोइक। और खट्टा दूध ले, खट्टे दूध को ले लो भाई, खट्टा दूध किसी काम का नहीं आना, ले लो खट्टा दूध, खट्टा दूध।
अब पढ़ेंगे लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अब देखो लवणों के रासायनिक, नीचे दी गई लवण के रासायनिक सूत्र लिखना है आपको। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। ये कुछ लवण दे रखे हैं और इनके क्या करने हैं आपको, रासायनिक सूत्र हैं वो लिखने हैं। क्या करने हैं, रासायनिक सूत्र लिखने हैं। अब देखो लवणों का पीएच, ये देखो ये आपकी परबल अम्ल एवं परबल क्षारक के लवण का पीएच का मान 7 और ये उदासीन होते हैं, जबकि परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच का मान 7 से कम। और ये अम्लीय होते हैं। और परबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच का मान 7 से अधिक और ये क्षारकीय होते हैं। अब देखो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ बता दूं आपको, देखो स्ट्रॉन्ग एस लिखूंगी स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्लस क्या मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो बनेगा उसकी पीएच 7 और नेचर कैसी, न्यूट्रल। कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच 7, पीएच कितनी 7, और कैसे होंगे, कैसे होंगे आपके, न्यूट्रल। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, क्या है, वीक बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा प्रकृति उसी की आएगी। स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है, तो पीएच का मान क्या होगा, लेस देन 7, यानी कि पीएच है वो लेस देन 7 और प्रकृति भी उसी की होगी, तो नेचर कैसी होगी, एसिडिक। अब देखो वीक एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच कैसी होगी, ग्रेटर देन 7, पीएच है वो ग्रेटर देन 7 और नेचर कैसी होगी, बेसिक। नेचर कैसी होगी आपकी, बेसिक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालते हैं इनकी नेचर को। अब देखो साधारण नमक में रसायन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न सोडियम क्लोराइड कहते हैं। किस किस की रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक HCl और NaOH, एसिड और बेस हैं दोनों। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही क्या है, बेस है। HCl वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बन रहा है, NaCl। और NaCl की प्रकृति पीएच कितनी होगी बताओ, 7 होगी। दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है और क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा। और ये क्या होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और ये NaCl क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा। तो किससे बनता है, NaCl H2 और HCl और NaOH। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। समुद्री जल में क्या होते हैं, कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के क्रिस्टल प्राय अपद्रव के कारण भूरे रंग के होते हैं। नमक के बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं, यानी कि इनमें मिलावट रहती है। इसे क्या कहते हैं, खनिज नमक कहते हैं, साल्ट नमक, रॉक साल्ट। ये खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के बाद समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया हो। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। खनिज नमक का खनन भी कैसे होता है, कोयले की तरह होता है। आपने देख लिया कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन से बनता है। दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। और सोडियम क्लोराइड बनता है वो क्या है, न्यूट्रल है। और क्या बनता है, वाटर बनता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखते हैं सोडियम
क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का क्या है, जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह करें, क्या करेंगे, विद्युत प्रवाह करें, वियोजित होकर क्या बनेगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार। कैसे, सोडियम क्लोराइड, क्लोर सोडियम क्लोराइड, क्लोर से क्लोराइड, और कौन सा क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का क्या हो रहा है, जलीय विलयन में क्या कर रहे हैं, विद्युत प्रवाह कर रहे हैं, और उप उत्पाद क्या बनते हैं, क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनते हैं। अब देखो NaCl विलयन है, इसमें क्या करी, विद्युत जल मिलाया और इसमें क्या प्रवाहित करी, विद्युत, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ये बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज आपकी, कि पूछेगा कहाँ क्या बनता है और क्या। क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर यानी कि Sc, Sc से पहले क्या लगा दो, Pc, P लगा दो, P और लगा दो इसमें, P मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है, A मतलब एनोड, और क्या मिल रही है इस पर, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो क्या हो जाएगा इसमें, CnH, CNG लिखते हैं ना, CNG, और G को हटा के क्या लिख देना आपको, H, G की शक्ल भी H जैसी है तो CnH। तो कैथोड पर N मतलब सोडियम, Na लिख लो, या N से याद रख लेना, तो C मतलब कैथोड और Na मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो ये मिलता है। और PSC मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या लगा रखी है आपने, Sc, A बोले तो एनोड, C बोले तो क्लोरीन। तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है ये चीजें। अब देखो, अब क्लोरीन गैस के यूज दे रखे हैं। अब क्लोरीन क्या करती है, क्लीन करती है। कैसे, क्लोरीन और क्या कर देती है, क्लीन। किस किस को क्लीन करती है, जल की अवस्था, वाटर को क्लीन करती है, स्विमिंग पूल को करती है, स्विमिंग पूल को, PVC, रोगाणुनाशक CFC, और कीटनाशक। क्लोरीन क्या करती है, क्लीन करती है। किस किस को करती है, स्विमिंग पूल को करती है, और वाटर को करती है, और रोगाणुनाशक है, और PVC और CFC है, और कीटनाशक है। और जो हाइड्रोजन गैस है उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ईंधन, मार्गनिंग, खाद के लिए, और अमोनिया। और जो नमक का घोल है, धातु से ग्रीस हटाने, और साबुन तथा अपमार्जक, साबुन, अपमार्जक, कागज बनाने, और कृत्रिम फाइबर बनाने। कागज, कृत्रिम फाइबर इत्यादि बनाने के लिए होता है। अब जो उत्पाद बने उनके सबके अलग अलग क्या है, उपयोग हैं। क्लोरीन बना, क्लोरीन ने क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। क्या क्या क्लीन कर दिया, जल, स्विमिंग पूल, रोगाणुओं को भी क्लीन कर दिया तो रोगाणुनाशक हो गई, कीटों को क्लीन कर दिया तो कीटाणुनाशक हो गई, PVC और CFC। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या बना, ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया। और नमक का घोल और NaOH है, वो धातु से क्या हटाएगा, ग्रीस, और कागज, कृत्रिम फाइबर, और अपमार्जक, और साबुन, ये सब बनाने के लिए काम में आता है। अब देखो विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण कैसे बनती है, क्या करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड
लवण के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन क्या भी आपने देखा, क्लोरीन बनी, कहाँ बनी थी, पैक। क्लोरीन को क्या कर दिया था, पैक। पी बोले तो पॉजिटिव और ए बोले तो टर्मिनल कौन सा है, एनोड, और किस पर बनी, एनोड पर, और सी बोले तो क्लोरीन कहाँ बनी थी आपकी, एनोड पर। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए होता है। ये क्लोरीन गैस कहाँ काम आती है, विरंजक चूर्ण के। अभी आपने देखा था कि क्लोरीन क्या कर रही थी, क्लीन कर रही थी, किस किस को, वाटर को क्लीन कर रही थी, स्विमिंग पूल को क्लीन कर रही थी, रोगाणुओं को क्लीन कर रही थी, तो रोगाणुनाशक, कीटाणुओं कर रही तो कीटनाशक, और सीएफसी और पीबीसी। क्लोरीन गैस है उसको क्या करते हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो स्लैक्ड लाइम है शुष्क बुझावा चूना है की क्रिया से क्या निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण। किसका नाम काम आता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और इस विरंजक चूर्ण के निर्माण कहाँ कहाँ होते हैं, अब देखो विरंजक चूर्ण में क्या है, एक तो क्लोरीन है। अब क्लोरीन का काम क्या है, क्लीन करना। क्या क्या क्लीन करता है, वस्त्र, सूती, लिनेन के विरंजन में, फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा और लाउंड्री में सॉफ्ट कपड़ों के विरंजन में। और वाटर, क्लोरीन है तो वो क्लीन करता है क्या, वाटर, और एक उपचायक के रूप में। तो ये क्या आपके विरंजक चूर्ण के उपयोग। क्लोरीन क्या करता है, क्लीन करता है। तो एक तो जितने भी कपड़े हैं, सूती वस्त्र हैं, लिनेन के विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा, लाउंड्री में कपड़े साफ करने के लिए, और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। अब देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसे क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं ना। इससे क्या होते हैं, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाए जाते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। और कभी कभी इसका उपयोग खाने में शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इससे खाना क्या हो जाता है, जल्दी से पक जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बनाने के लिए क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, नौशादर। क्या कहते हैं, NH4Cl को नौशादर। अब नौशादर में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। क्या बनता है, नौशादर। अब जैसे इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, और वाटर बनता है, और CO2 गैस बनती है। अब बेकिंग सोडा है। अभी आपने देखा कि जो मधुमक्खी की डंक लग जाता है तो उसके कौन सा यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसे हो गई, उसके डंक में क्या था, मेथेनोइक अम्ल था। और इसकी प्रकृति कैसे होगी, क्षार की। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है, तो यह अभिक्रिया होती है। अब इसका यूज देखो, पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जाता है, और पेट की एसिडिटी को भी कम करता है। और अग्निशामक में और पेट की एसिडिटी को कम करता है। अब आता है धोने का सोडा। अब देखो, बेकिंग सोडा था वो खाने का था, और धोने का सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2। अब आपके सिलेबस में खाने का सोडा और धोने का सोडा, कंफ्यूज मत होना। धोने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पानी की होती है। तो यहाँ क्या है, .10H2 है, ठीक है। जिसे बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करो और क्या बनाओ, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो,
सोडियम कार्बोनेट है, तो कैसे कार्बोनेट का उपयोग कांच, कागज और साबुन। कागज और कांच को किससे साफ कर दो? साबुन से। कागज और कांच को किससे साफ करो? आपके साबुन से। और दोनों ही क्या है? कार्बोनेट के उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में। कार्बोनेट को बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में, घरों की साफ सफाई में और जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। कार्बोनेट क्या करेगा? अब धोने का सोडा है कार्बोनेट, तो धोने का काम तो है ही इसका। किस किस को धोएगा? कांच और कागज और साबुन। तो कांच, कागज और साबुन उद्योगों में। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में और घरों की साफ सफाई करेगा और जल की भी स्थायी कठोरता को दूर करेगा। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? अब देखो, एक कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को एक शुष्क अवथन नली में गर्म करना है, ठीक है। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? कवथन नली में जल की कुछ बूंदें नजर आते हैं। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। अब जैसे गर्म करेंगे इसमें कुछ जल की बूंदें नजर आएंगी और जो कॉपर सल्फेट का रंग है वो थोड़ा कलरलेस हो जाएगा और वापस से जल की बूंदें डालेंगे तो वापस से उसका कलर आ जाएगा। देखो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट जल की बूंदें ऊपर आ जाएंगी और ये रंगीन हो जाएगा। जैसे ही वापस से इसमें जल डाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा? वापस से नीले रंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो जल जुड़ा वो किस में जुड़ा है? क्रिस्टलीय जल है। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल का जल होता है, क्रिस्टलन जल होता है। इस जब हम क्रिस्टल को गर्म करते तो ये जल हट जाता है और लवण का रंग कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट को हीट किया तो कैसा हो जाएगा? वाइट कलर का हो जाएगा। और वापस इसमें एक दो बूंद वापस से वाटर की डाल दें तो वापस क्या आ जाएगा? नीला रंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो क्रिस्टल जल था वो हट गया। हटने के बाद सफ़ेद रंग का और वापस से डाल दें तो वापस नीले रंग का। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। जल के निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ी हो तो क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। अब जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र दे रखा है CuSO4 5S2। अब जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें भी क्या होता है? क्रिस्टल का जल होता है। और क्रिस्टल जल के कितने अणु? 2 अणु। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करते हैं? जब जिप्सम को गर्म करते हैं, 2 अणु है ना इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो डेड अणु है वो तो निकल जाएगा वाटर का और जो बचेगा वो क्या बनेगा आपका? हाँ देखो, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट या अर्धहाइड्रेट CSO और ½ बनाता है, यानी कि डेड अणु जल के निकले। इसे क्या कहते हैं? POP कहते हैं। और POP का उपयोग कहाँ होता है? आपने देखा होगा, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। और जैसे ही क्या करते हैं, POP के अंदर वाटर मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वापस से जिप्सम हो जाता है और सूख के एकदम से कड़ा हो जाता है वो प्लास्टर। और मकानों में अंदर POP करते हैं और भवनों के निर्माण में, मूर्तियां बनाने में, दांतों के साँचे बनाने में, ये सब इसके उपयोग है। सजावट का सामान बनाने में। अब CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। कौन सा देगा उसको? कठोरता को? कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को गर्म करना है तो क्या बनेगा? Na2CO3 बनेगा प्लस H2O प्लस CO2। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो वापस से वाटर के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? आपके जिप्सम